हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न पे मैं विनायक पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के सामने जीएस से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन व उनके आंसर्स लेके आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार आए हुए हैं। वही क्वेश्चन आप सभी के सामने लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जैसे भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का? तो भरतनाट्यम आपका लोक नृत्य तमिलनाडु का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसे चदियट्टम भी कहते हैं। भरतनाट्यम को चदियट्टम भी कहते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। मतलब यह डांस जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है मुख्य रूप से, और यह भारत का बहुत ही प्राचीन मतलब पुराना लोक नृत्य है, जो कि आपका तमिलनाडु का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? मोहिनीअट्टम आपका कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का है, बिहार का, केरल का, छत्तीसगढ़ का? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल। केरल का लोक नृत्य है मोहिनीअट्टम, और यह केरल का सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का, तमिलनाडु का, पंजाब का, गुजरात का? तो ये आपका कथकली केरल का लोक नृत्य है। कथकली केरल का लोक नृत्य है ये आपका। और यहाँ जो है आपका लोक नृत्य एक कथा के माध्यम से द्वारा नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सामने एक कथा के द्वारा नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है इसको, कथकली को। और यह आपका केरल का है। और यह जो है पुरुषों द्वारा इसको मुख्य रूप से किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा। और भरतनाट्यम जो हमने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर पहला जो था, वो महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से किया जाता था। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है। इस नृत्य के माध्यम मतलब इस नृत्य के माध्यम से महाभारत, रामायण और वेद पुराण आदि की कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। मतलब महाभारत हो गया आपका, रामायण हो गया, वेद हो गए, पुराण हो गए, इनकी कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है इस नृत्य के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। चौथा क्वेश्चन नंबर, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, उत्तराखंड का? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है कथक। आप लोग जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश का है ये आपका कथक, या इसको उत्तर भारत भी बोल सकते हैं। कथक का अर्थ होता है मतलब कहानी, एक तरीके से कहानी, किसी चीज मतलब किसी कहानी का वर्णन करना। इसमें राधा कृष्ण संबंधित मतलब अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। राधा कृष्ण से जो संबंधित रहता है अभिनय, उसको प्रस्तुत किया जाता है कथक के माध्यम से, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का है। और पंडित बिरजू महाराज जी थे, जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ था, वो भी कथक लखनऊ घराने से ही संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, बिहार का? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है आपका कुचिपुड़ी। इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर हुआ था, तभी इसका नाम पड़ा आपका कुचिपुड़ी लोक नृत्य। यह नृत्य केवल ब्राह्मण समुदाय मतलब ब्राह्मण जो समुदाय होता है उनके पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन बाद में इसको महिलाओं द्वारा भी किया जाने लगा उसके पश्चात, मतलब बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? कैल्शियम, एल्युमिनियम, स्ट्रोंशियम, पोटेशियम? तो इसका आपका डोलोमाइट हो जाएगा एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का आपका अयस्क है डोलोमाइट। कैल्शियम आपका जिप्सम का है। कैल्शियम है आपका जिप्सम का, जिप्सम, ये आपका जिप्सम का है। और आपका स्ट्रोंशियम जो है कोरंडम करके एक होता है, उसका अयस्क है। पोटेशियम आपका है कार्नेलाइट का। पोटेशियम आपका कार्नेलाइट का अयस्क है। कैल्शियम जो है आपकी एक क्षारीय मृदा धातु होती है, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? चार्ल्स लॉ, बायल्स कानून, ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन कूलिंग कानून। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण का नियम से संबंधित है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत में, मुंह में, छोटी आंत में या आमाशय में? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आमाशय। आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मार्कोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निकोलॉजी, पैथोलॉजी। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मार्कोलॉजी कहते हैं चींटियों के अध्ययन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर या कैंसर के बारे में बताती है? ओस्टियोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी, यूरोलॉजी। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द राइट आंसर। एनाटॉमी विज्ञान की शाखा मतलब है और ये कैंसर या ट्यूमर के बारे में बताती है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरियाणा, पंजाब, नई दिल्ली, कानपुर। तो इसका आपका हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और इसकी आपकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1905 में। 1 अप्रैल 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1905 में स्थापना हुई थी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, करनाल, लखनऊ, पटना। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका करनाल में। और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, पिछली बार यूपी SSC पेट का पेपर जो हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था केंद्रीय नारियल अनुसंधान के बारे में। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कास्केड। ये आपका कास्केड में है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। अब ये आपके मन में आ रहा हो कास्केड पड़ता कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है केरला में, केरल में। ये आपका केरल में पड़ता है कास्केड। और इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। 1916 में केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, देहरादून, हरिद्वार, इंदौर। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा देहरादून में स्थित है आपका केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। और इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो ये आपका भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान जो है आपका ये बेंगलुरु में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी हुई थी 1786 में। 1786 में स्थापना हुई थी भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है सेशन। और उसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें ताकि आपके दोस्तों में भी नॉलेज पहुँचे और हम लोगों का हौसला भी बढ़े।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, एपिग्राफी, एपीकल्चर, इकोलॉजी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एपीकल्चर। मधुमक्खियों के अध्ययन को कहते हैं एपीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो इसके शैवालों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, सॉरी फाइकोलॉजी कहते हैं शैवालों के अध्ययन को, और माइकोलॉजी को कहते हैं फफूंद एवं जो माइकोलॉजी जो होता है फफूंद एवं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने 18, फूलों की कृषि खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रोलॉजी, मार्फोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर। इसका तो आप सभी लोग जानते ही होंगे फूलों के अध्ययन को। फूलों को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर, तो इससे संबंधित हो गया फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर सी इज द राइट ऑप्शन। अब माइक्रोलॉजी आपके मन में आ रहा होगा कि माइक्रोलॉजी को क्या कहते हैं? माइक्रोलॉजी को कहते हैं माइक्रोलॉजी जो होता है फफूंद एवं उससे संबंधित विषयों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मार्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है जीव एवं भौतिक जगत का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, मार्फोलॉजिकल्चर। फ्लोरिकल्चर तो अभी मैंने आपको बताया फूलों की खेती के अध्ययन के लिए इसका किया जाता है अध्ययन। पिसिकल्चर आपका होता है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, मत्स्य पालन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है। चलिए पहले आपको क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बता देते हैं विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आपका पहला ऑप्शन था माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो होता है उसको कहते हैं कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी को कहते हैं कवकों का अध्ययन। और जो फाइकोलॉजी होता है इसको कहते हैं शैवालों का अध्ययन। और जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को कहते हैं फलों का अध्ययन। ये आपका होता है फलों का अध्ययन। और जो ऑर्निथोलॉजी होता है ये आपका होता है पक्षियों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका बता दिया था अभी हमने, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो गया था फ्लोरिकल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है। खनिजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेटेरोलॉजी, मिनरोलॉजी, मेमोलॉजी, मार्फोलॉजी। तो खनिजों के अध्ययन को कहा जाता है मिनरोलॉजी, जो कि आप सभी के लोग जानते ही होंगे। मिनरोलॉजी कहा जाता है खनिजों के अध्ययन को। अब मेटेरोलॉजी को क्या कहा जाता है? मेटेरोलॉजी को जो वातावरण है उससे संबंधित विषयों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है मेटेरोलॉजी के अंदर। और मिनरोलॉजी के अंदर खनिजों का अध्ययन किया जाता है। मेमोलॉजी के अंदर आपका स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब बचता है आपका मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है मार्फोलॉजी के अंदर। तो आपके चारों हो गए, चारों हमने आपको बता दिए हैं। आप नोट करना चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं हमारे साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सेरिकल्चर, विटीकल्चर, मैरीकल्चर। तो अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती के अध्ययन को। और एपीकल्चर जो आपका होता है इसको मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। और जो आपका सेरिकल्चर है इसके अंतर्गत रेशम कीट जो पालन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, अंगूर की खेती के अध्ययन को कहते हैं विटीकल्चर। और मैरीकल्चर जो आपका होता है इसमें समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। मैरीकल्चर के अंतर्गत समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, विटीकल्चर अंगूर की खेती के अध्ययन को कहते हैं, मैरीकल्चर कहते हैं समुद्री जीव के अध्ययन को।
तो आपका 20 क्वेश्चन नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। तो आपका हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह बिहार में, और ये आपका हुआ था 1917 में हुआ था बिहार में। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, चंपारण सत्याग्रह को। चंपारण आपका बिहार में पड़ता है, और इसको 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, चंपारण सत्याग्रह को बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन है आप सभी के सामने 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के आपके अध्यक्ष बने थे 1924 में। 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब आप लोग ये कमेंट बताइएगा कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, जो सबसे पहले बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्री राजगोपालाचारी ने, वीर सावरकर ने, अरुणा आसफ अली ने। तो मुक्त समाज की आपकी स्थापना की थी वीर सावरकर जी ने। वीर सावरकर ने मुक्त समाज की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है। इरुला जनजाति का संबंध किस राज्य से है? केरल से, तमिलनाडु से, झारखंड से या पश्चिम बंगाल से? तो इरुला जनजाति का संबंध आपका केरल से है। अब जो है इरुला जनजाति, इसकी प्रमुख जनजातियां और भी हैं, जैसे कादर, पनियान, मोपला, उराली। ये आपकी मतलब केरल की प्रमुख जनजाति हैं। अब केरल राज्य जो है कब बना, कब स्थापना हुई केरल की भारत में? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को केरल बना था। और जो है इरुला जनजाति आपकी है केरल में। और केरल में हमने आपको भी 3-4 जनजातियां बताई थी, जैसे कादर, पनियान, मोपला, उराली। ये इसकी प्रमुख जनजातियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, थारू, मोपला, उराली। तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आपको पता भी होना चाहिए। जो अभी हाल ही में आपकी राष्ट्रपति बनाई गई है द्रौपदी मुर्मू जी, वो आपकी गोंड जनजाति से ही आती हैं। और रहने वाली कहाँ की है भी आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा की रहने वाली हैं, गोंड जनजाति से आती हैं। भारत की पहली जनजाति मतलब एसटी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि आपकी उड़ीसा से आती हैं, बिलोंग करती हैं, गोंड जनजाति की ही हैं। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ठीक है। गोंड जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या जो है आपकी मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है गोंड जनजाति की। और ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में भी पाई जाती हैं जनजातियाँ। गोंड जनजाति जो है आपकी महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड और बिहार में पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, हो जनजाति या गोंड जनजाति? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और इसके अलावा यहाँ की और भी जनजातियाँ हैं, जैसे मुंडा हो गया, हो गया, असुर हो गया, शौर्य जनजाति हो गई, भुइया जनजाति हो गई। मुंडा जनजाति आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है। एक मुंडा विद्रोह भी हुआ था, और एक मुंडा वहाँ पे लोग देवताओं की तरह इनको पूजते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपकी झारखंड की हैं। झारखंड में ही संथाल जनजाति भी है, और ये सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है। असम में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? बंजारा, कोली, इरुला, आबो। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आबो।
आबो असम में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। असम में बोडो दूसरे स्थान पर आता है और ये आबो जो है ये पहले स्थान पे आती है। और असम में ही अबोर, दिमारा, नागा, लुसाई, मिसिर, यह जो है असम की प्रमुख जनजातियां हैं आपकी। अबोर, दिमारा, नागा, लुसाई, मिसिर, यह असम की प्रमुख जनजातियां हैं। आबो जनजाति मुख्य रूप से असम में पाई जाती है, यह भी मैंने आपको बताया था। बोडो यहाँ की दूसरे स्थान पर आती जनजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने है। शेम्पेन जनजाति का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, झारखंड, अंडमान और निकोबार। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंडमान और निकोबार संबंधित है शेम्पेन जनजाति। अंडमान निकोबार संबंधित है आपकी जो है शेम्पेन जनजाति। ठीक है। और यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ और भी हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इसमें बता रहा हूँ, इसकी प्रमुख जनजातियाँ और भी हैं। जैसे आपका जरबा हो गया, जरना हो गया, ये यहाँ की दो प्रमुख जनजातियाँ हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप स्थित है जो कि आपको पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार में ही, बैरन द्वीप, जो कि आपका एक बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। और आपका दूसरा ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। सी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। डी छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भील जनजाति जो पाई जाती है आपकी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में पाई जाती है आपकी भील जनजाति। गोंड जनजाति के बाद सबसे ज्यादा जो है संख्या इसी जनजाति की है, भील की। गोंड जनजाति के बाद सबसे ज्यादा भील की जनसंख्या है। ठीक है, जनजातियों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है। राजस्थान राज्य की प्रमुख जनजाति कौन सी है? भील, थारू, बंजारा, सहरिया। तो ये इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सहरिया। राजस्थान राज्य की प्रमुख जनजाति है। सहरिया के अलावा यहाँ पर राजस्थान में और भी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे मीणा हो गई, सासी हो गई, बंजारा, मील, कौली, गरासियन जनजाति भी पाई जाती है। यहाँ पे इतनी जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, मीणा, सासी, बंजारा, भील, कौली, गरासियन। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है। राजतरंगिणी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कल्हड़, वेद व्यास, कालिदास, पाणिनि। तो कल्हड़ आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है, राजतरंगिणी जो है कल्हड़ की प्रसिद्ध पुस्तक है। और वेद व्यास की क्या है? वेद व्यास की है आपकी महाभारत। वेद व्यास की महाभारत है। और कालिदास की कौन सी है? कालिदास की कुमार संभव पुस्तक। पाणिनि की है अष्टाध्यायी। कालिदास की है कुमार संभव, पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, कल्लड़ की है महाभारत। कल्लड़ की है आपकी राजतरंगिणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के सामने है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बाणभट्ट की, नारायण पंडित की, प्रेमचंद्र की, या दयानंद सरस्वती की? तो ये आपकी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक है। अब बाणभट्ट की पुस्तक कौन सी है? बाणभट्ट की आपकी पुस्तक है बाणभट्ट। नारायण पंडित की पुस्तक है हितोपदेश। अब मुंशी प्रेमचंद की आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है कर्मभूमि। बाणभट्ट की बाणभट्ट है, नारायण पंडित की है आपकी हितोपदेश, प्रेमचंद की है कर्मभूमि, दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने है। भारत रत्न सम्मान पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 6 जून 1957 को, 12 मार्च 1955 को, 2 जनवरी 1954 को, 6 दिसंबर 1954 को।
तो भारत रत्न पुरस्कार की आपकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, भारत रत्न पुरस्कार की। और 1954 में ही 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न जी, जो आपके थे श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सर सीवी रमन को। 3 लोगों को दिया गया था, जो कि आपके पहली बार दिया गया था 3 लोगों को, जिसकी शुरुआत ही हुई थी 2 जनवरी 1954 में। तो आपके थे श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है। ओणम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का, ओणम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख नृत्य है? असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये जो है इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। असम का आपका बिहू है, आप लोगों को पता ही होगा। असम का बिहू प्रमुख त्योहार है, असम का बिहू। और जो आपका केरल का जो आपका है, केरल अभी मैंने बता ही दिया ओणम का है। तमिलनाडु का आपका प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल। कर्नाटक का आपका प्रसिद्ध त्योहार है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध त्योहार है। तमिलनाडु का आपका है पोंगल। पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, केरल का अभी मैंने आपको बताया है ऊपर ओणम, केरल का ओणम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर, 30 नवंबर। तो ये आपका विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, बस शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ सेशन कैसा लगा। तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के सेट लाते रहेंगे। ये आपका यूपी पेट और वीडियो और मुख्य सेविका की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स थे। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन आंसर्स लेके आता हूँ जो कि आपकी परीक्षाओं में आए हुए रहते हैं। तो कोशिश करता हूँ आपको अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।